સમાજ મિત્ર ન્યૂઝમાં આપકા સ્વાગત है। લોકસભા ચૂંટણીના ત્રીજા તબક્કામાં 7 મેના રોજ ગુજરાતમાં મતદાન થવાનું છે, જેને પગલે કોંગ્રેસ અને ભાજપના નેતાઓ ઠેર ઠેર પ્રચાર કરી રહ્યા છે। ઉમેદવારોને જીતાડવા માટે સ્ટાર પ્રચારકો સભાઓ ગજવી રહ્યા છે, ત્યારે આજે પ્રિયંકા ગાંધી ફરી એક વખત ગુજરાતમાં પ્રચાર કરવા આવ્યા છે। બનાસકાંઠા અને પાટણ લોકસભા બેઠક પર લાખણીમાં આજે પ્રિયંકા ગાંધી જાહેર સભા સંબોધિત કરવા માટે આવી પહોંચ્યા છે। આ પહેલા પ્રિયંકા ગાંધી વલસાડમાં જાહેર સભા સંબોધવા આવ્યા હતા। લાખણી ખાતે બનાસકાંઠા તેમજ પાટણ જિલ્લામાંથી મોટી સંख्याમાં લોકો ઉમટી પડ્યા છે। જુઓ પ્રિयंका गांधी जाहिर सभा। संविधान ने दिए हैं आपको, तो जो आरक्षण का अधिकार है कि किसी समुदाय को या किसी जाति को अगर लगता है कि ठीक ढंग से मौके नहीं मिल रहे हैं, काफी सालों से उनके साथ अत्याचार हुआ है या शोषण हुआ है, तो संविधान कहता है कि आपको कुछ अधिकार मिलने चाहिए और आपको आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब रोजगार मिलता है तो आपके लिए कुछ रोजगार आरक्षित हो, ये भी संविधान आपको देता है। तो ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं जो आपको संविधान द्वारा मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी की आलोचना करना चाहें या किसी नेता से या राजनीतिक दल से सवाल उठाना चाहें कि क्या किया है मेरे लिए, ऐसा काम आपने क्यों किया, तो आप आंदोलन भी कर सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। ये भी अधिकार आपको संविधान ने दिया है। अब जब ये लोग कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं, तो इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि जितने भी अधिकार आपको दिए गए हैं वो अधिकार कम करेंगे, उनको कमजोर किया जाएगा। क्योंकि अगर आप आज की राजनीति को देखें और समझें तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये काम किया है कि जनता के अधिकारों को कमजोर किया है। एक जमाने में, मैं हमेशा ये कहानी बताती हूं, एक जमाने में बड़े बड़े प्रधानमंत्री होते थे, वो आपके गांव आते थे, वो आपके घरों में आते थे, और जब आपके घरों और आपके गांव में आते थे तो आप अपना हक मांगते थे। मैंने खुद अपने पिताजी अपनी दादी जी के साथ देखा है। मैं यूपी के किसी छोटे से गांव में गई, एकदम पिछड़े जिले में, जहां पे मेरा पहुंचना आज के दिन मुश्किल था क्योंकि बहुत लंबा सफर था गाड़ी से, रास्ते में हेलीकॉप्टर लिया, फिर गाड़ी ली, फिर पहुंची। और जब मैं एक गांव में गई तो एक छोटी सी बुढ़िया ने मुझे बताया, छोटी इसलिए क्योंकि इतनी बुढ़िया थी कि वो ऐसी झुकी हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि जब आपकी दादी जी आई थी तो जो खीर मैं आपको खिला रही हूं, ऐसी ही खीर बना के मैंने उनको खिलाया। मैं अपने पिताजी के साथ गांव जाती थी, उनके पीछे पीछे, तो अपने ही संसदीय क्षेत्र में जब वो किसी के घर में चले जाते तो अगर कोई सुविधा नहीं मिली होती, या पानी नहीं आ रहा है, या उस जमाने में वो इंडिया मार्क 1 लगता था, वो नल नहीं लगा है, या सड़क नहीं बनी है, तो डांट खाते थे। जनता डांटती थी कि आप प्रधानमंत्री हैं, हमारा नल नहीं लगाया आपने। और लोग कहते थे उनसे कि देखिए, वोट हम आपको तब देंगे जब आप सड़क बनाएंगे, जब आप पानी लाएंगे। प्यार तो हम आपको बहुत करते हैं, आओ खाओ चाय पियो, लेकिन वोट तब मिलेगा जब आप हमारा काम करेंगे। ये राजनीति थी एक जमाने की। और इस राजनीति का आधार किसने डाला? गुजरात के सबसे महान बेटे ने डाला, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने सारे नेताओं से अपनी संपत्ति छुड़वाई, सबको जमीन पे लाए, सबको घरों में ले गए, गरीबों के की समस्याओं को सुनो, और जो जनता है देश की वो सर्वोपरि है, ये बात गांधी जी ने सिखाई। और गांधी जी ने कहां से सीखी ये बात? खुद भगवत गीता से, हिंदू धर्म से। जो महान गुरु होते थे हमारे, उनसे पहले वो सारे आपके बीच आते थे, पैदल चलते थे, सुनते थे कि समस्याएं क्या है,
कि मेरी बहनें बैठी हैं, कैसे चला रही हो अपना जीवन, महंगाई हो रही है, कुछ खरीद पा रही हो, कमाई कैसे आ रही है, घर पे जाती हो, क्या मुश्किल है जब घर पहुंचती हो काम करने के बाद खेती में। किसानों से पूछते थे, समझते थे, मजदूरों की समस्याएं समझते थे और उसी आधार पे अपनी नीतियां बनाते थे। तो अगर कोई नीति बनती थी देश में तो उसे इस आधार पे बनती, जैसे अगर मजदूरों के लिए कोई नीति बनती तो मजदूरों से बातचीत करके बनती, किसानों के लिए कोई नीति बनती तो किसानों की समस्याओं को समझ के, उनकी मुश्किलों को देख के बनती। इसीलिए जो हमारी परंपरा है कांग्रेस पार्टी में, जो महात्मा गांधी, जिस परंपरा की नींव महात्मा गांधी जी ने डाली और जिस परंपरा के तहत हमारे सारे प्रधानमंत्रियों ने काम किया, वो परंपरा ये थी कि नीतियां आपके लिए बनी, जो आपकी सुविधा के लिए बनती है, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए बनती है, वही नीति सही है। लेकिन बहनों और भाइयों, आज के जो प्रधानमंत्री हैं, जरा उनकी कार्यशैली को आप देखिए। गुजरात ने उनको सब कुछ दिया, उनको सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, उनको आगे बढ़ाया, उनको सत्ता दी। आज प्रधानमंत्री बने, 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं। जब जब आप उनको देखते हैं तो आप मुझे खुद बताइए, आप टीवी पे उनको देखते हैं कि नहीं? देखते हैं टीवी पे? देखते हैं ना? दिखते हैं? कहाँ दिखते हैं आपको? बड़े मंचों पे दिखते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ दिखते हैं, दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों के साथ दिखते हैं ना? बड़े बड़े खरबपतियों के साथ दिखते हैं, सेठों के साथ दिखते हैं। कभी आपने उनको किसी किसान के घर जाते हुए देखा है? कभी आपने उनको किसी गरीब के घर में जाते हुए देखा है? मैंने यूपी में काम किया पिछले 5 सालों से, वहां पे उनका संसदीय क्षेत्र है। उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जी किसी एक गरीब के घर नहीं गए हैं। कभी नहीं पूछा है इन 10 सालों में कि भाई तुम कैसे हो। किसानों के लिए नीति बनाते हैं, किसान आंदोलन करता है, लाखों किसान 4 किलोमीटर दूर उनके घर से बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, महीनों के लिए उनकी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, 600 शहीद होते हैं किसान, लेकिन वो 4 किलोमीटर दूर चल के हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। जब उनको पता चलता है कि चुनाव आ रहा है और ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमें वोट नहीं मिलेगा, तब चुनाव के 2 महीने पहले वो कानून बदल देते हैं। ये है उनकी कार्यशैली। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो, हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो?
खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी, ये मोदी जी नहीं जान सकते। क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं, उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है। आज उनको ये नहीं पता है कि आप कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप देखिए, यहां राजपूत समाज की महिलाओं का कितना अपमान किया गया। मोदी जी ने क्या किया? क्या हटाया उस प्रत्याशी को? हटाया उस प्रत्याशी को? आपकी मांग क्या थी? आपकी मांग ये थी कि हटे, आपको अपमानित किया। मोदी जी ने सुनी आपकी बात? आपकी सुनवाई हुई? मैं आपसे वादा करती हूं बहनों कि अगर हमें मौका मिला, हम देश भर में आपकी बात हम फैलाएंगे, बताएंगे, और इस तरह का अपमान आपके साथ हम नहीं होने देंगे। आज मेरी बहनों, जहां जहां महिलाओं का अपमान किया गया है, वहां मोदी जी की सरकार ने जिन्होंने अपमान किया, जो अत्याचार कर रहे हैं, उनका साथ दिया है, उनके पक्ष में खड़ी हुई है इनकी सरकार, आपके पक्ष में नहीं। हाथरस में महिला के साथ अत्याचार हुआ, उसको जला के मार डाला। भाजपा की सरकार ने उनको बचाया जिसने अत्याचार किया था। उन्नाव में हुआ, मैं उस महिला के घर गई, कोई ऐसा अत्याचार नहीं था जो उसके परिवार पे नहीं बरसाया गया, क्योंकि उस महिला ने आवाज उठाई। उसके साथ अत्याचार करने वाला एक भाजपा के प्रधान का रिश्तेदार था। उस महिला ने, नौजवान थी, आवाज उठाई, कचहरी में गई केस डालने। जहां वो अपमान हुआ था वहां केस नहीं डाला गया तो अगले जिले में चली गई, वहां से डाला। रोज सुबह अकेली जाती थी 6 बजे ट्रेन लेकर अगले जिले में, वहां पे कचहरी में जाती थी अपने केस की सुनवाई के लिए। एक दिन जब वापस आ रही थी तो उसको जलाकर मार डाला। 1 किलोमीटर जलते हुए चली, कोई आया नहीं मदद करने के लिए, पुलिस नहीं आई, कोई नहीं आया। जब मैं उसके घर गई तो उसके पिताजी ने मुझे बताया कि क्योंकि उसने आवाज उठाई थी, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिताजी को पीटा गया था, पिताजी के खेत जला डाले थे, लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिली। मोदी जी ने कोई मदद नहीं की। हमारी बड़ी बड़ी ओलंपिक की मेडलिस्ट महिलाएं जो लड़ी, देश के लिए मेडल लाई, जब मेडल लाई तो मोदी जी ने उनके साथ फोटो खिंचवाई और सारे अखबारों में लिखा था कि देखिए मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी की वजह से ये मेडल लेके घर आई हैं। जब वही महिला सड़क पे उतरी क्योंकि उसके साथ अत्याचार हुआ था, मोदी जी ने उनकी मदद नहीं की। उस महिला ने, उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने मुझे बताया कि दीदी, मैंने सोचा था कि मैंने इतना बड़ा काम किया है देश के लिए, मेडल लाई हूं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के मांग करूंगी तो जरूर मेरे साथ न्याय मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। आपको मालूम है क्या तोहफा मिला उसको, जिसने उस पे अत्याचार किया? आज उसका बेटा भाजपा के टिकट पे खड़ा है। जिस तरह से जिसने यहाँ पे आपकी महिलाओं का अपमान किया, उसके बेटे को टिकट दिया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में इसके बेटे को भी टिकट दिया। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की असलियत। और जैसे मैंने कहा, घिरे हुए हैं सत्ता से, अब आपको नहीं पहचानते, आपको नहीं जानते। बताइए, अगर गुजरात की जनता से कटे नहीं होते तो यहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? गुजरात से क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? इतनी दूर जाकर वाराणसी में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि कट चुके हैं आपसे।
आपसे जो फायदा निकलना था बहनों और भाइयों, निकाल लिया। आपने सत्ता दी, मुख्यमंत्री बनाया, कई बार बनाया, यहां उनको सत्ता मिली, नाम मिला, आपके समर्थन से उनको सम्मान मिला, यहां से चले गए प्रधानमंत्री बनने, आपको भूल चुके हैं और आपसे कट चुके हैं। ये किसानों की धरती है, यहां अनार, आलू, जीरा पैदा करते हैं आप। आपसे पूछना चाहती हूं, मोदी जी की 10 साल सरकार है, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है इसके लिए? नहीं मिलता। जो आपका कोऑपरेटिव सेक्टर है, अमूल, बनास डेयरी, ये किसने खड़ा किया? आपको याद है? कांग्रेस के जमाने में खड़ा हुआ ये सेक्टर। और आज प्रयास क्या है? भाजपा के नेता इसका कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी संपत्ति है, ये आपके लिए बनाया गया सेक्टर, ताकि आप फूले फले, आप आगे बढ़ें, ताकि यहाँ के किसान आगे बढ़ें। भावनगर में गौचरों की जमीन पर भी इनके नेताओं ने कब्जा किया है। ये आपकी जमीन है, कोई रोक नहीं रहा है इनके नेताओं को। जहां कुछ मिल रहा है वहां हाथ मार रहे हैं। समझ लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ। कांग्रेस पार्टी ने एक न्याय पत्र निकाला है। इस न्याय पत्र का आधार जो है वो मेरे भाई ने, जो ये 4000 किलोमीटर चले थे, ये उस वही जब आपसे बातें की उन्होंने, आपकी समस्याएं समझी, वही आधार बना इस न्याय पत्र के लिए। मतलब वो समझे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। तो उन्होंने एक ऐसा घोषणा पत्र निकलवाया हमारी पार्टी से, जिसमें आपके लिए सारी सुविधाएं हैं। और इससे पहले, इस चुनाव से पहले, जहां जहां प्रदेशों में चुनाव हुआ है, हमने जो घोषणा पत्र में लिखा है वो करके दिखाया है। आज अगर आप कर्नाटका की महिलाओं से पूछेंगे कि सरकार ने आपके लिए क्या किया, तो वो बताएंगी कि हमें हर महीने 2000 रुपए मिलते हैं और हम बस की यात्रा मुफ्त में करते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसानों से पूछेंगे कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया आपके लिए, तो बताएंगे कि हमारे कर्ज माफ कराए और अच्छे गौठान बनाए, जिसमें से हमें नौकरी मिली, और हमारे जानवरों का जो गोबर है वो गोबर सरकार ने खरीदा ताकि हमारी आमदनी बने। इसी तरह से आपके लिए हम कुछ गारंटी लाए हैं, और उसमें किसान भाइयों के लिए आपका जो एमएसपी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो एक कानून बनेगा। मतलब आपका अधिकार बन जाएगा। कानून के तहत आपको मिलना ही होगा। ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि जो आप यहाँ पे आलू उगाते हैं, जीरा उगाते हैं, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिले ना। आपके कर्ज माफ के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, जिसके तहत जब भी आप कर्ज में अगर आप डूब रहे हैं और आपको मदद की जरूरत है, आप उस आयोग में जा पाएंगे और आपके कर्ज की माफी की बात होगी और उसकी समस्या हल होगी। खेती के सारे सामानों पे आज जीएसटी दे रहे हो। हमारी गारंटी है कि खेती के सारे सामानों से हम जीएसटी हटा देंगे। आपके फसल का नुकसान होता है, भुगतान मिलता है? नहीं मिलता है। मोदी जी नहीं देते भुगतान। हम कह रहे हैं कि जब फसल का नुकसान होगा तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको भुगतान मिलेगा। भूमिहीनों को जमीन मिलेगी, और हर जगह पूरे देश भर में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की होगी। मतलब 400 रुपए से कम मजदूरी के पैसे आपको कोई नहीं दे पाएगा। अगर देगा तो कानून का उल्लंघन करेगा। मेरी बहनें, मैंने महंगाई की बात की, मैं जानती हूं और समझती हूं कि आप पर कितना बोझ है। जो समाज है उसका बोझ भी आप उठाती हो, समाज की परवरिश भी आप करती हो। जब अपने बच्चों को बड़ा करती हो, मेहनत से उनकी हर चीज देखती हो,
बच्चा बीमार पड़ता है उसका इलाज, बुखार होता है उसकी देखभाल, खाना खाया कि नहीं खाया, पढ़ाई की कि नहीं की, स्कूल जा रहा है ठीक से कि नहीं जा रहा है, ये सारे काम आप करते हो अपनी नौकरी या अपने रोजगार या अपनी खेती के अलावा। तो आप बाहर जाती हो, काम करती हो, घर आती हो और काम करती हो। इसीलिए आपके लिए हमने सोचा है कि जो परिवार की सबसे बड़ी महिला है उसको हमारी सरकार 8,500 रुपए हर महीने दिलवाएगी। ये पैसे सीधे आपके खाते में जाएंगे, मतलब कि 1 साल में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। और 50% जितने भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। पहले के आरक्षण है उसी के तहत। तो ये हमने आपके लिए सोचा है। और आंगनवाड़ी, आशा बहुएं और जो मिड डे मील्स में महिलाएं काम करती हैं, केंद्र का जो योगदान है आपके मानदेय के लिए वो बढ़ाया जाएगा, दुगना किया जाएगा ताकि आपका मानदेय बढ़ जाए। तो सबके लिए हमने कुछ सोचा है, क्योंकि देखिए आज के जमाने में आप जब मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो आपके सामने अन्य मुश्किलें आती हैं। आप बड़ा करते हैं बच्चों को, आपके यहाँ अगर गांव में पाठशाला है या कोई सुविधा है ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उनको यूनिवर्सिटी जाना होता है, विश्वविद्यालय में जाना होता है तो नई मुश्किल खड़ी होती है, क्योंकि फीस भरनी पड़ती है, किस तरह से वो पढ़ाई खत्म करेंगे। यहाँ गुजरात में ज्यादातर प्राइवेट विश्वविद्यालय खुले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फीस है। जितने भी माँ बाप हैं, चाहे कितने भी गरीब हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कुछ भी हो, आज के दिन सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षित हो ताकि उसको अच्छा रोजगार मिले। सही बात है कि नहीं? और आप किसी भी हालत में कैसे भी कर्ज लेकर, मजदूरी करके, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करके आप कमाते हैं, इसीलिए कि आपके बच्चों की परवरिश हो और वो बड़े हो के शिक्षित हो और उनको नौकरी मिले। ये सही बात है कि नहीं? अब आपने शिक्षित कर दिया, किसी न किसी तरह से आपने कर्ज लेकर बच्चे को शिक्षित कर दिया। बच्चा परीक्षा देने जाता है भर्ती के लिए, और आज क्या हो रहा है, पूरे देश भर में पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक हो जाते हैं। जो फीस आपने ट्यूशन के लिए भरी है, जितनी मेहनत बच्चे ने की है, सारी ऐसे गवाई जाती है। उसको पता नहीं होता कि फिर से पेपर देना है, शायद उसमें भी लीक हो जाए। कितने साल इंतजार करना पड़ेगा, या कुछ महीनों बाद फिर से इम्तिहान देना पड़ेगा। मानसिक तनाव होता है, कुछ पता नहीं होता कि भविष्य में नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं ऐसे बच्चों से मिली हूं जिन्होंने भर्ती की परीक्षा दी और सालों के लिए इंतजार करते रहे। 1 बार दी, 2 बार दी, 3 बार दी, एक सूची भी निकल आई, उसमें भी नाम था, रोजगार नहीं मिला, क्योंकि लीक पे लीक होते गया, घोटाले पे घोटाले होते गए। जीपीपीएससी का इधर पेपर लीक हुआ, टैट का टीचर का पेपर लीक हुआ। 10 सालों में जब से इनकी सरकार है 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं।